Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning. आज हम एएससी एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस का यूनिट 1 कवर करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिलेबस क्या क्या है और फर्स्ट यूनिट का स्पेसिफिकली। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, एटमॉस्फेयर कैसा होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है और क्या हम समझ पाते हैं बायोस्फेयर से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या होती है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है सस्टेनेबिलिटी का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एक ब्रीफ हिस्ट्री जो कि हमें बताएगा इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में। तो अब सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसका मतलब क्या है कि ईवीएस को हम पढ़ते हैं इन द रिलेशनशिप बिटवीन कि वो ह्यूमन बींग्स और उनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं एंड क्या क्या उसके अंदर वो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं या फिर क्या उनका रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर हम एग्जामाइन करते हैं नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स को, जिससे लाइफ जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है और ये पर्टिकुलर चीज़ें जो है वो उनका इम्पैक्ट कैसे आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये सब चीज़ें भी हम यहाँ पर इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये ना तो सिर्फ लिमिटेड है फॉरेस्ट से, रिवर्स से, एनिमल्स से और एयर से, लेकिन इसके अंदर और क्या चीज़ें आती हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़ आती हैं, सेटलमेंट्स आते हैं, इंडस्ट्रीज़ आते हैं, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। अब दूसरी चीज़ क्वेश्चन ये आता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों होते हैं। तो जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको लाइक एक सिंगल सब्जेक्ट में थॉरली नहीं पढ़ा जा सकता है, इसीलिए हम उनको इंटरलिंक्ड करके पढ़ते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ। तो फॉर एग्जांपल जो एयर पोल्यूशन है उसके अंदर हमें कौन कौन से लाइक फैक्टर्स की नॉलेज हमारे पास होनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है केमिस्ट्री, क्योंकि वहाँ पर हम पॉल्यूटेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में हम पॉल्यूटेंट्स का मूवमेंट और डिस्पर्जन देखेंगे कि क्या मूवमेंट होता है, कैसे वो एक दूसरे को लाइक टाइम के साथ डिस्पर्स होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो इसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली पॉल्यूटेंट्स क्या क्या इफ़ेक्ट लेके आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन की लाइफ में, तो हम इसको इलेबोरेशन में पढ़ते हैं इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन में। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिसिन बैकग्राउंड की, तो यहाँ पर हेल्थ इम्पैक्ट्स पढ़ते हैं पॉल्यूटेंट्स की वजह से। इकोनॉमिक्स अगर हम ध्यान में रखें तो जो हमारा लाइक वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलरली पोल्यूशन को कम करने के लिए या फिर पोल्यूटेंट्स को हटाने के लिए हमारे पास क्या इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, क्या रूल्स हैं, क्या नए पॉलिसीज़ आए हैं, क्या हमारे लाइक कॉपरेट कैसे करना है गवर्नमेंट के साथ किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके, तो यहाँ पर हम वो चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में ना लाइक स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोल्यूशन का, यानी कि आपको एरिया वाइज, प्रोविंसेस वाइज या फिर आपके स्पेस वाइज, एरिया वाइज आपको यहाँ पे चीज़ों को बताया जाता है कि कौन से पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ क्यों है ज़्यादा, या फिर अगर कहीं पे कम है तो वहाँ क्या फैक्टर्स वो लोग फॉलो करते हैं जिससे उनके पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन कम है। उसके बाद बात आती है इंजीनियरिंग की। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो सारी हमें इंजीनियर्स ही बताते हैं, इंजीनियरिंग के अंदर ही हम पढ़ते हैं। उसके बाद लास्टली आता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी में क्या होता है कि हम ह्यूमन बिहेवियर और उनके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं कि क्या क्या उनके पास कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। Therefore, environmental studies bring together knowledge from natural sciences, social sciences, humanities and applied sciences। तो यहाँ पर हमें पता चला कि कैसे जो environment
एनवायरनमेंट है वो स्टडीज़ को लाइक एक साथ लेके आता है, जिससे हमें उनके नेचुरल बैकग्राउंड के बारे में, सोशल साइंसेस के बारे में, ह्यूमैनिटीज़ और अप्लाइड साइंसेस, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, और जिससे कि हम अच्छे से उनको इंटरलिंक कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं। इसीलिए जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला जाता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे इंटरैक्शंस बिटवीन नेचुरल सिस्टम्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज़। तो इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है वो हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अब आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर? तो एनवायरनमेंट को अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, फिर लिथोस्फेयर और लास्ट में आता है बायोस्फेयर। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली ना इंटरैक्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंटरैक्शन होते हैं। जैसे जो एटमॉस्फेयर है वो गैसेज होती हैं जो कि अर्थ को सराउंड करके रखती हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोस्फेयर की, तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, वाटर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें लिथोस्फेयर की, तो लिथोस्फेयर में क्या होता है, रॉक्स, मिनरल्स और सॉइल की बात हो रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या चीज़ आती है हमारे पास, कि जब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरैक्ट करती हैं तो वो एक 4th कंपोनेंट को बनाती हैं जिसका नाम होता है बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनकॉर्पोरेट रहता है, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब सबसे पहले हम एक एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, एक गैसियस लेयर है जो कि अर्थ को सराउंड करता है। ये मतलब इट इज़ हेल्ड अराउंड अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये कैसे टिकता है अर्थ के सराउंडिंग में, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से ये हमें एसेंशियल गैसेस प्रोवाइड करता है जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द लाइफ, और वो प्रोटेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल रेडिएशन से। अगर हम उसके बाद बात करें कि मेजर गैसेस कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर, तो एटमॉस्फेयर मेनली कंसिस्ट करता है कुछ इन गैसेस को, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज है अबाउट 78। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है अबाउट 2%। फिर आता है आर्गन, आर्गन है हमारा 0.93%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस होती हैं जो कि उससे भी कम स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होती हैं हमारे अर्थ पर। उसके बाद वेरिएबल अमाउंट्स हमें मिल जाते हैं वाटर वेपर के अकॉर्डिंग टू द एरिया और द पर्टिकुलर जोग्राफिकल सिचुएशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अलग अलग लेयर्स भी होती हैं एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पर जो हमें अभी पढ़ना है वो है 5 लेयर्स जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आता है स्ट्रैटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आपको इनको डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होती है या आप चाहते हो कि मैं इनको इलाबोरेशन में एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल पुट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि इसका एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो ऑक्सीजन हमें मिलता है रेस्पिरेशन के लिए वो एटमॉस्फेयर से ही मिलता है। दूसरी चीज़, ये अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब हम आगे इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद यहाँ पर अर्थ को सोलर रेडिएशन से भी कौन प्रोटेक्ट करता है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये वाटर साइकिल को सपोर्ट करता है। यहाँ पर हमें वेदर और क्लाइमेट पॉसिबल होता है बनाना, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाता है गैसेस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, वाटर कंटेंट की वजह से, सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं एंड देन हमें यहाँ पर एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हमारा पर्टिकुलर वेदर या फिर क्लाइमेट होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रैटोस्फेयर में होती है, और वहाँ पर वो सन्स के हार्मफुल जो भी अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस होती हैं, जिनको हम यूवी रेज भी बोलते हैं, उनको यहाँ पर ये अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारा जो जितना भी हम लोग रहते हैं वो पीसफुली रह पाते हैं एंड हमें इतना अफेक्ट नहीं करती हैं सन रेज, क्योंकि वो डायरेक्टली एंटर ही नहीं कर पाती हैं।
अब कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती हैं, जैसे एयर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन का डिप्लेशन है, एसिड रेन है और स्मॉग है। आई गेस आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। जैसे एयर पोल्यूशन में क्या होता है कि जितने भी हम व्हीकल ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर हम स्मोकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। फिर सेकंड चीज़ आती है कि यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस ज़्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में राइज होता है एंड दैट कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद क्लाइमेट चेंज अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगता है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है ना, ओजोन लेयर धीरे धीरे ना डिप्लेशन उसका शुरू हो जाता है, यानी कि उसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। अभी आपने सुना भी होगा कि हमारे ओजोन लेयर में एक होल भी आ गया था। तो वो होल से क्या होगा कि अब डायरेक्ट सनरेज जो होती हैं ना, वो ओजोन उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है एंड वो डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आती हैं। उसके बाद आता है एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, पर्टिकुलरली जितने भी आपके जो जैसे घर पे भी बोला जाता है कि पहली जो बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए बिकॉज इट कंटेन्स एसिड। तो एसिड का मतलब क्या है कि वहाँ पर जितने भी पोल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं तो वो फर्स्ट या सेकेंड रेन जब होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट में हमें देखने के लिए मिलता है एसिड का प्रेजेंस। लास्ट में आता है स्मॉग, विच इज़ लाइक अ मिक्सचर ऑफ स्मोक प्लस फॉग। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी दिखेगा एंड वहाँ पर आपको फॉग भी दिखेगी। अब सेकेंड कंपोनेंट था हमारा हाइड्रोस्फेयर। अब हमारा एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ईच टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को टॉपिक वाइज अपने डाउट्स बोल देना, मैं आपके क्लियर कर दूँगी। एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ में, बिकॉज इट वुड गिव मी मोटिवेशन कि मैं और कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अब आते हैं अपनी वीडियो में वापस। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कि है हाइड्रोस्फेयर। जो हाइड्रोस्फेयर है उसके अंदर सारे फॉर्म्स के वाटर जितने भी प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर वो सब आते हैं, जिसके अंदर हमारे ओशियंस आते हैं, सीज आती हैं, रिवर्स आते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, वाटर वेपर, सॉइल मॉइस्चर, जितना भी टाइप का वाटर कंटेंट हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है वो सब किस में आता है, वो सब हमारा हाइड्रोस्फेयर में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अर्थ पर हमें कितना पानी देखने के लिए मिलता है। तो अराउंड 91% जो होता है अर्थ का सरफेस वो कवर्ड है विद वाटर, ऑल्दो उसमें से सिर्फ एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर हमें अवेलेबल होता है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है उसी को हम ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं एंड उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर के इम्पोर्टेंस की। तो हाइड्रोस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, नेसेसरी होता है फॉर ड्रिंकिंग और सैनिटेशन। ये एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है। साथ ही में यहाँ पर जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ये घर देता है, उनका हैबिटेट होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोस्फेयर है वो अर्थ के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो वाटर साइकिल है उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ऑफ हाइड्रोस्फेयर। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि और क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो यहाँ पर ना इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें सपोर्ट सिस्टम मिलता है हमारे हाइड्रोस्फेयर कॉम्पोनेंट से। लास्टली यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिलती हैं। अब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं हाइड्रोस्फेयर के, अगर हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ ना करें या फिर उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ ना करें। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है वाटर पोल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन की, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, वो डाउन जा रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं एंड उसको नेचुरली रीफिल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जिस स्पीड से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है वाटर स्कार्सिटी, यानी कि पानी की कमी होना। यूट्रोफिकेशन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या मतलब होता है, थोड़ा कोशिश करो, रिलेटेड टू वाटर बॉडीज़ ही है। अब उसके बाद आता है ओशियन पोल्यूशन, फिर मेल्टिंग ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर्स आर व्हाट, द फ्रोजन रिवर्स। तो अब उनका मेल्टिंग जो होता है वो यहाँ पर हम उसको पढ़ेंगे, वो भी हमारा हाइड्रोस्फेयर के प्रॉब्लम्स में आता है।
फिर आता है मरीन इकोसिस्टम डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है कि जितना भी पानी वाला जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, वो भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमें पर्टिकुलरली प्योर वाटर नहीं मिल रहा या फिर सुटेबल वाटर नहीं मिल रहा जिसमें हमारा मरीन इकोसिस्टम अच्छे से फ्लरिश कर सके। अब ये था हमारा हाइड्रोस्फेयर। अब अगला टॉपिक है हमारे पास लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में क्या होता है, लिथोस्फेयर ना सॉलिड आउटर पोर्शन होता है अर्थ का, जिसके अंदर मेनली क्या होता है, क्रस्ट होता है और अपर मोस्ट पार्ट होता है मेंटल का। इसके अंदर रॉक्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, सॉइल आती है, लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज़ या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो सब हमारे लिथोस्फेयर के अंदर आते हैं। अब अगर हम बात करें कि लिथोस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर ये हमें लैंड प्रोवाइड करता है हमारे सेटलमेंट्स के लिए, हमें सॉइल देता है एग्रीकल्चर करने के लिए, हमें मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स देता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, यानी कि जो भी लैंड फॉर्म वाला इकोसिस्टम होता है उसको कौन सपोर्ट करता है, लिथोस्फेयर। उसके बाद यहाँ पर ये रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड करता है फॉर इंडस्ट्रीज़, कुछ भी चीज़ को बनाने के लिए, और ये एक फाउंडेशन की तरह भी एक्ट करता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं लिथोस्फेयर से रिलेटेड, जैसे सबसे पहले आता है सॉइल इरोजन, उसके बाद सॉइल पोल्यूशन, फिर डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन, माइनिंग रिलेटेड एनवायरमेंटल डैमेज, लॉस ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड। तो इसका क्या मतलब है, देखो सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा सॉइल है उसका जो फर्स्ट लेयर है वो इरोड हो रहा है, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अब उसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद है सॉइल पोल्यूशन, यानी कि आप सॉइल में कुछ भी डाल रहे हो, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है या फिर बायोडिग्रेडेबल है, जिसकी वजह से हमारा पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल चीज़ें तो अच्छे से उसमें फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बट बचता क्या है हमारे पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब उसके बाद आता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम सारे लिथोस्फेयर को कैसे पोल्यूट कर सकते हैं, जब हम वहाँ पर पर्टिकुलरली डिफॉरेस्टेशन कर दें, यानी कि लार्ज स्केल पर हम अपने फॉरेस्ट को क्लियर करें। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन आता है, यानी कि जो लैंड का क्वालिटी था, जो उसका टेक्सचर था, जो उसकी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब क्या हो रहे हैं वहाँ पर डिग्रेड होते जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। फिर आता है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि कोई भी जो पर्टिकुलर लैंड था, फर्टाइल लैंड था, अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू अ बैरन लैंड, यानी कि वो डिज़र्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। वहाँ पर सॉइल कंटेंट कम हो, वहाँ पर वाटर कंटेंट कम हो रहा है एंड वहाँ पर सैंड का कॉन्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद आता है माइनिंग रिलेटेड एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि माइनिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होने के चांसेस होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद लास्टली आता है कि यहाँ पर हमारे लिए जो फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि हम अच्छे से उसका टेक केयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है लास्ट में बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर में क्या होता है, बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, द ओनली जोन ऑफ अर्थ जहाँ पर लाइफ को हम एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं। देखो, क्योंकि ना तो खाली आप एटमॉस्फेयर में रह सकते हो, ना खाली आप हाइड्रोस्फेयर में रह सकते हो, और ना ही खाली आप लिथोस्फेयर में रह सकते हो। आपको इन तीनों का जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा होगा, जहाँ पर ये तीनों को को एग्जिस्ट कर रहे होंगे, वहाँ आपको लाइफ देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर क्या आता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या फिर ह्यूमंस हो गए। जो बायोस्फेयर है वो इंटरैक्ट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे एक फॉरेस्ट है, वो एक इस इंटरेक्शन को हमें दिखाता है, डेमॉन्स्ट्रेट करता है। कैसे, जैसे जो पब्लिक नहीं, जो प्लांट्स हैं वो पानी लेते हैं हाइड्रोस्फेयर से, वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं लिथोस्फेयर से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लिविंग कंपोनेंट लेते हैं बायोस्फेयर से।
ठीक है, यानी कि वो लोग क्या बनाते हैं, वो लिविंग कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। सॉरी, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, इट विल बी फॉर्म। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो लिविंग कंपोनेंट फॉर्म करते हैं किसी भी बायोस्फीयर के अंदर। अब इस लिविंग कंपोनेंट की या फिर इस पर्टिकुलरली अगर हम कलेक्टिवली बायोस्फीयर की बात करें, अबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स को देख के, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है और अच्छे से यहाँ पर न्यूट्रिएंट साइकिल्स में पार्टिसिपेशन होता है तीनों चीज़ों का। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे क्या इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर हमें फूड, मेडिसिन और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर हमें इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं और ह्यूमन सर्वाइवल को बायोस्फीयर सपोर्ट करता है। अब बात अगर हम करें कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, पॉसिबल थ्रेट्स जो कि बायोस्फीयर में हम ऑब्जर्व करेंगे, तो सबसे पहले आता है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, फिर आता है डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि चीज़ों को ओवर यूज़ करना जिससे कि वो नेचुरली वापस से बैलेंस में ना आ सकें, फिर आता है इन्वेजिव स्पीशीज़ और बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप क्या होता है इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में। तो जो चारों कंपोनेंट्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे सन एटमॉस्फेयर में आता है, देन जो एटमॉस्फेयर है वाटर साइकिल को हेल्प करता है, वाटर साइकिल किसको बनाता है, हाइड्रोस्फेयर को, सॉइल या फिर लिथोस्फेयर प्लांट्स को हेल्प करता है ग्रो करने में। देन उसके बाद हमारा बायोस्फीयर बनता है इन तीनों के इंटरेक्शन से, एंड वापस से हम लोग एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। अब ये वापस से एटमॉस्फेयर में कैसे आते हैं, जैसे अगर आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा तो वो भी एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब एक चेंज एक भी स्फेयर में, अगर कोई भी स्फेयर में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो बाकी जितने भी बचे हुए हमारे स्फेयर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनको भी अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल लेके, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, वेजिटेशन का लॉस होता है। फिर उसके बाद अगर वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा कि अगर वहाँ पर हमारे पास अच्छा सॉइल ही नहीं है तो जो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर वाटर साइकिल में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और क्लाइमेट को बहुत सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जो एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं उनको हमें इंटरकनेक्टेड वे में ही पढ़ना चाहिए, रादर देन हम उनको आइसोलेट करके एक एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ें। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि क्या स्कोप होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। तो जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं उसके स्कोप का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेफर्स टू द ब्रॉड एरियाज़ कवर्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इसको कवर कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ को। तो जो सबसे पहला हमारा स्कोप आता है वो आता है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टडी और कंजर्वेशन हम यहाँ पर किसकी करते हैं, फॉरेस्ट की, वाटर की, मिनरल्स की, एनर्जी की, लैंड और फूड रिसोर्सेज की। उसके बाद सेकेंड आता है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं फूड चेन्स के बारे में, फूड वेब्स के बारे में, फ्लो चार्ट नहीं, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम उसके बाद बात करें तो उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्टडी होता है ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि हम यहाँ पर हर तरीके की डाइवर्सिटी को अच्छे से पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम समझ पाएँ कि एयर पोल्यूशन किस चीज़ की वजह से होता है, क्यों होता है, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट से क्या मतलब है, और हज़ार्डियस वेस्ट कैसे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल वेस्ट हमारा किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल हेल्थ, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस का और ह्यूमन हेल्थ का, यानी कि अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी है तो ह्यूमन हेल्थ अच्छी होगी, अगर कंडीशन बेकार है तो ह्यूमन हेल्थ भी बेकार हो जाएगी। उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मतलब है हमारा ग्लोबल वार्मिंग से, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से, क्लाइमेट चेंज से, अडेप्टेशन और मिटिगेशन से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम क्लाइमेट चेंज में पढ़ते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड लॉज।
तो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड लॉज का क्या मतलब है कि जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं वो एग्जामाइन करते हैं लॉज को, पॉलिसीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कंसर्न्ड होते हैं। अब उसके बाद अगला हमारे पास 2 पॉइंट्स और आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो कि हमें स्कोप बताते हैं। तो जो हमारा अगला है सेकंड लास्ट वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि हम ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकें, साथ ही में हम ध्यान रखें कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो अभी भी अवेलेबल रहें हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। यानी कि हम सिर्फ अपना ना सोचें, हम आगे जो भी हमारी अगली जनरेशन्स हैं उनके बारे में भी सोचें। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, हम एग्जामाइन करते हैं क्वेश्चंस को जो कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं नेचर के टूवर्ड्स और बाकी के लिविंग बींग्स के टूवर्ड्स। तो यहाँ पर हम अपने लिए सेल्फ क्वेश्चनिंग या फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये हमारा एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर आता है। तो आई होप अभी हमको यहीं पे इसको पॉज कर देना चाहिए वीडियो को, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे इस वीडियो के 2 पार्ट्स अपलोड करने पड़ेंगे जिससे कि आप भी इजीली समझ पाएँ एंड वो थोड़ा स्पीडी ना लगे। सो या अगर आपको इन टॉपिक्स में कुछ दिक्कत है तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, मैं आपके डाउट्स को मेक श्योर करूँगी कि वो क्लियर हो जाएँ।